द पावर ऑफ हैबिट को पढ़ते समय धीरे धीरे यह एहसास होता है कि यह किताब हैबिट्स पर नहीं बल्कि इंसान की आज़ादी के इल्यूजन पर लिखी गई है। हम मानते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन लेखक चार्ल्स दुहिग बहुत शांति से यह दिखाते हैं कि हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऐसे डिसीजंस से बना है जिन्हें हमने कॉन्शियसली कभी चुना ही नहीं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जिन रास्तों पर चलते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन चीजों की क्रेविंग करते हैं, उन सब के पीछे आदतों का एक साइलेंट सिस्टम काम करता है। यह सिस्टम हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं बना, बल्कि हमें एफिशिएंट बनाने के लिए बना है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब एफिशिएंसी धीरे धीरे हमारी डायरेक्शन तय करने लगती है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि हैबिट कोई बुरी चीज नहीं है। अगर हैबिट्स न हो तो इंसान दिन भर छोटे छोटे फैसलों में ही थक जाए। दिमाग बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट कर देता है ताकि वह नई और कॉम्प्लेक्स समस्याओं पर ध्यान दे सके। यही कारण है कि हम बिना सोचे गाड़ी चला लेते हैं, बिना सोचे मोबाइल अनलॉक कर लेते हैं और बिना सोचे कुछ लोगों से एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। हैबिट दिमाग का एनर्जी सेविंग मोड है, लेकिन यही सुविधा धीरे धीरे हमें अनकॉन्शियस लाइफ की ओर ले जाती है, जहां हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। इस किताब का सेंट्रल विचार यह है कि हर हैबिट एक लूप के रूप में काम करती है। दिमाग पहले किसी संकेत को पहचानता है, फिर एक तय क्रिया करता है और अंत में रिवॉर्ड की उम्मीद रखता है। यह रिवॉर्ड सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं होता, कई बार इमोशनल रिलीफ, कंफर्ट या फैमिलियरिटी ही रिवॉर्ड बन जाती है। शुरू शुरू में इंसान अवेयर होता है, लेकिन रेपिटेशन के साथ यह लूप सबकॉन्शियस में चला जाता है। यही वह जगह है जहां इंसान को लगता है कि वह कंट्रोल खो चुका है, जबकि असल में कंट्रोल नहीं खोता, वह बस अनकॉन्शियस हो जाता है। चार्ल्स दुहिग न्यूरोसाइंस के जरिए यह दिखाते हैं कि जब कोई बिहेवियर हैबिट बन जाता है तो दिमाग का थिंकिंग पार्ट पीछे हट जाता है और बेसल गैंग्लिया कंट्रोल संभाल लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान रोबोट बन जाता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि दिमाग उस काम को सेफ मान लेता है। दिमाग को जो चीज सेफ लगती है वह उसे बार बार दोहराना चाहता है। यहीं से यह समझ आता है कि इंसान क्यों जानता हुआ भी गलत हैबिट्स छोड़ नहीं पाता। यह वीकनेस नहीं है, यह ट्रेन्ड ब्रेन का परिणाम है। किताब का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी विचार यह है कि हैबिट्स को मिटाया नहीं जा सकता। वे दिमाग में हमेशा रहती हैं, डोरमेंट अवस्था में। जैसे ही वही क्यू और वही रिवॉर्ड मिलता है, पुरानी हैबिट फिर से जाग जाती है। इसलिए रिलैप्स कोई असफलता नहीं है, बल्कि हैबिट मैकेनिज्म का हिस्सा है। यह समझ इंसान को गिल्ट से बाहर निकालती है। लेखक बार बार यह संकेत देते हैं कि चेंज शेम से नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग से आता है। हैबिट चेंज का असली रास्ता सप्रेशन नहीं बल्कि रिप्लेसमेंट है। अगर इंसान सिर्फ किसी हैबिट को रोकने की कोशिश करता है तो दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है। लेकिन अगर वही क्यू और वही रिवॉर्ड रखते हुए रूटीन बदल दी जाए तो दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है। यह आइडिया सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यह इंसान को खुद के साथ लड़ने के बजाय खुद के साथ काम करना सिखाता है। यहाँ लेखक का दृष्टिकोण ऑलमोस्ट फिलॉसॉफिकल हो जाता है। इंसान अपनी इच्छाओं का दुश्मन नहीं है, बल्कि उनका आर्किटेक्ट बन सकता है। किताब में यह भी साफ किया गया है कि कुछ हैबिट्स सामान्य नहीं होती, वे कीस्टोन हैबिट्स होती हैं। ये हैबिट्स अकेले नहीं बदलती, बल्कि पूरे बिहेवियर सिस्टम को शिफ्ट कर देती हैं। जब कोई इंसान एक कीस्टोन हैबिट अपनाता है तो उसके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और आइडेंटिटी बदलने लगती है। आइडेंटिटी चेंज इस किताब का एक हिडन लेकिन बहुत पावरफुल थीम है।
जब इंसान अपने आप को मैं ऐसा इंसान हूं कहना शुरू करता है, तब हैबिट टिकती है। सिर्फ एक्शन चेंज शॉर्ट टर्म होता है, आइडेंटिटी चेंज लॉन्ग टर्म। विल पावर को लेकर किताब एक बड़ा भ्रम तोड़ती है। विल पावर कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन यह स्किल अनलिमिटेड नहीं होती। जब इंसान पूरे दिन खुद को कंट्रोल करने में एनर्जी खर्च कर देता है, तो शाम को गलत डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। यह मोरल फेलियर नहीं, बायोलॉजिकल रियलिटी है। इसलिए लेखक बार बार एनवायरनमेंट डिजाइन पर जोर देते हैं। सही एनवायरनमेंट में सही बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। सफल लोग खुद को स्ट्रांग नहीं बनाते, वे अपने सराउंडिंग्स को इंटेलिजेंट बनाते हैं। किताब का दायरा केवल इंडिविजुअल तक सीमित नहीं रहता। ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज और सोसाइटीज भी हैबिट्स से ही चलती हैं। कॉरपोरेट कल्चर असल में शेयर्ड हैबिट्स का नाम है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ बिहेवियर्स को रिवॉर्ड करती है और कुछ को इग्नोर करती है, तो धीरे धीरे एक इनविजिबल कोड बन जाता है। एम्प्लॉयज इंस्ट्रक्शंस से ज्यादा उस कोड को फॉलो करते हैं। स्टारबक्स, अल्कोआ जैसे एग्जाम्पल्स यह दिखाते हैं कि जब लीडरशिप सही हैबिट्स पर फोकस करती है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मार्केटिंग और कंज्यूमर साइकोलॉजी का एनालिसिस यह दिखाता है कि कंपनीज इंसान को बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसके एग्जिस्टिंग पैटर्न्स को समझती हैं। इंसान जब लाइफ ट्रांजिशन से गुजरता है, जैसे शादी, लॉस, नया काम, उस समय हैबिट्स कमजोर होती हैं। उस समय नई हैबिट्स बनाना आसान होता है। यह नॉलेज पावरफुल है और डेंजरस भी। लेखक इसे जज नहीं करते, बल्कि रीडर को अवेयर करते हैं, ताकि वह खुद समझ सके कि कब वह कॉन्शियसली चूज कर रहा है और कब अनकॉन्शियसली गाइडेड हो रहा है। सोशल मूवमेंट्स का सेक्शन यह बताता है कि बड़े बदलाव स्पीचेस से नहीं, हैबिट्स से आते हैं। जब सोशल प्रेशर, मोरल सेटिस्फैक्शन और कम्युनिटी बिलीफ एक साथ जुड़ जाते हैं, तो इंडिविजुअल बिहेवियर कलेक्टिव एक्शन में बदल जाता है। सिविल राइट्स मूवमेंट जैसे उदाहरण यह दिखाते हैं कि करेज भी एक सोशल हैबिट बन सकता है। जब लोग देखते हैं कि उनके जैसे दूसरे लोग खड़े हो रहे हैं, तो उनका डर धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। किताब के अंतिम हिस्सों में बिलीफ का कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से उभरता है। हैबिट चेंज तब तक स्थायी नहीं होता जब तक इंसान यह न मान ले कि चेंज संभव है। बिलीफ कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल एंकर है। जब इंसान किसी ग्रुप, स्टोरी या पर्पस से जुड़ जाता है, तो वह अकेला नहीं रहता। यही कारण है कि कम्युनिटी बेस्ड चेंज ज्यादा टिकाऊ होता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस जैसे एग्जाम्पल्स यह दिखाते हैं कि बिलीफ, सपोर्ट और रूटीन मिलकर इंसान को खुद से बाहर निकाल सकते हैं। एक लेखक की नजर से देखें तो चार्ल्स दुहिग इस किताब में प्रीच नहीं करते। वह रीडर को दोषी नहीं ठहराते। वह यह नहीं कहते कि तुम गलत हो, बल्कि यह कहते हैं कि तुम प्रेडिक्टेबल हो, और प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब यह नहीं कि इंसान कमजोर है, बल्कि यह कि वह समझा जा सकता है। और जो चीज समझी जा सकती है, वह बदली भी जा सकती है। यही इस किताब की सबसे गहरी शक्ति है। द पावर ऑफ हैबिट हमें परफेक्ट बनने का सपना नहीं दिखाती। यह हमें कॉन्शियस बनने का रास्ता दिखाती है। यह किताब यह नहीं कहती कि हर हैबिट बदलनी जरूरी है, बल्कि यह कहती है कि जिन हैबिट्स को तुम बदलना चाहते हो, उनके पीछे के सिस्टम को समझो। अवेयरनेस यहाँ मॉरालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इंसान अपने क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को पहचानने लगता है, वैसे ही वह अपनी जिंदगी का साइलेंट स्टीयरिंग व्हील पकड़ना शुरू कर देता है।
अंत में यह किताब एक क्वाइट लेकिन पावरफुल मैसेज छोड़ती है। हम अपनी आदतों के शिकार नहीं हैं, लेकिन हम उनसे आजाद भी नहीं हैं। हम उनके साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। जो इंसान अपनी हैबिट्स को समझ लेता है, वह डेस्टिनी को फोर्स नहीं करता, वह डायरेक्शन बदल देता है। और कई बार डायरेक्शन बदलना ही पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है।